हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। तो इंटीग्रल कंट्रोलर में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस टू जाए ओमेगा एन। यहाँ पर ये समिंग पॉइंट और यहाँ पर ये समिंग पॉइंट और ये नेगेटिव फीडबैक हमने लगा के रखा है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक। यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल और यहाँ पर हमने कंट्रोलर लगाया है। ये जो कंट्रोलर है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर, जिसको हमने शो किया टी आई अपॉन एस से। तो यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब क्या, हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर क्यों बोल रहे हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर करेगा क्या। इफ़ वी कंसिडर द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन एस का अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/s, और जिसके वजह से जो कंट्रोलर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर। तो इंटीग्रल कंट्रोलर करता है क्या है, जो इंटीग्रेशन एस होता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। इफ़ वी कंसिडर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन एस, जिसके वजह से हमें मिल जाता है 1/s। तो ये रीज़न की वजह से जो कंट्रोलर है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर। तो इंटीग्रल कंट्रोलर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस टी आई अपॉन एस ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस टू जाए ओमेगा एन। डिनोमिनेटर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आगे लिखें हमें मिल जाएगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू, ये जो एस है उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस प्लस टी आई, और ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया डिनोमिनेटर में, ये एस को हम लोग एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस स्क्वायर एस प्लस टू जाए ओमेगा एन, डिनोमिनेटर से हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर एस प्लस टू जाए ओमेगा एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो ये इंटीग्रल कंट्रोलर की वजह से होगा क्या, तो सबसे पहला अगर हम लोग स्टेडी स्टेट एरर अगर हम लोग कंसिडर करें इंटीग्रल कंट्रोलर के वजह से, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू इंटीग्रल कंट्रोलर, तो हमें पता है जब हम लोग सिस्टम में कोई कंट्रोलर नहीं लगाए तो उस केस में हमें जो स्टेडी स्टेट एरर हमें जो मिलता है वो मिलता है 2 अपॉन ओमेगा एन व्हेन नो कंट्रोलर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। और ये हमें जो स्टेडी स्टेट एरर हमें जो मिलता है 2 अपॉन ओमेगा एन, वो कौन से इनपुट की वजह से, स्टेप इनपुट की वजह से, ड्यू टू दी स्टेप इनपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें स्टेडी स्टेट एरर मिल गया सिस्टम का, और वो जो सिस्टम है उसमें हमने इंटीग्रल कंट्रोलर नहीं लगाया था, उस सिस्टम में हमने इंटीग्रल कंट्रोलर नहीं लगाया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये ट्रांसफ़र फंक्शन से अगर हम लोग के वी की वैल्यू को अगर हम लोग ऑब्टेन करें, ट्रांसफ़र फंक्शन से वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट को अगर हम लोग ऑब्टेन करें तो के वी हमें जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा इन्फाइनाइट। तो जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो होता है 1/के वी की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट। स्टेडी स्टेट एरर हमें मिल जाएगा 1/इन्फाइनाइट समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 0 व्हेन इंटीग्रल कंट्रोलर इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। तो बहुत हद तक क्लियर है कि सिस्टम में अगर हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर लगा दें तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होगी वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएंगी, जिसके वजह से जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर जाएगा अगर हम लोग सिस्टम में इंटीग्रल कंट्रोलर लगा रहे हैं तो इंटीग्रल कंट्रोलर का पहला फ़ायदा ये है कि इंटीग्रल कंट्रोलर अगर हम लोग सिस्टम में लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है, स्टेडी स्टेट एरर इनफैक्ट ज़ीरो हो जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसके वजह से जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो इम्प्रूव कर जाता है। इंटीग्रल कंट्रोलर रिड्यूसेस द स्टेडी स्टेट एरर फ्रॉम द सिस्टम, जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है वो स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस कर देता है सिस्टम में से, ड्यू टू विच द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल इम्प्रूव, जिसके वजह से सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस वो होता है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की जगह हमें पुट करना है एस प्लस टी आई ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर एस प्लस टू जाए ओमेगा एन। तो अगर हम लोग पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एस टू दी पावर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसके जगह हमें क्या पुट करना है, उसके जगह हमें पुट करना है ये वाला पूरा। तो अगर हम लोग वो पुट करते हैं और आगे हम लोग इवेलुएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एस टू दी पावर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर जाए ओमेगा एन प्लस एस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस टी आई ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग आर एच क्राइटेरिया अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर हम लोग आर एच टेबल टैबुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये एस टू दी पावर क्यूब, एस टू दी पावर स्क्वायर, एस टू दी पावर 1, एस टू दी पावर 0 हमने कंसिडर किया। यहाँ पर हमने आर एच टेबल टैबुलेट किया, आर एच क्राइटेरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो एस टू दी पावर क्यूब इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 1, तो यहाँ पर हमने 1 कंसिडर किया।
ये पूरे को स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमने ओमेगा एन स्क्वायर कंसिडर किया। यहाँ पर ये एस स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 ओमेगा एन। तो ये 2 ओमेगा एन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी आई ओमेगा एन स्क्वायर। तो टी आई ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये 2 ओमेगा एन को हम लोग ओमेगा एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टी आई ओमेगा एन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे को किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 ओमेगा एन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 ओमेगा एन को ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर, ये ओमेगा एन स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन। टी आई ओमेगा एन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टी आई ओमेगा एन स्क्वायर हमें मिल जाएगा। पूरे को डिवाइड करना है 2 ओमेगा एन से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2 ओमेगा एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन स्क्वायर हमें मिल जाएगा ओमेगा एन टू द पावर क्यूब। हमें मिल जाएगा 2 ओमेगा एन टू द पावर क्यूब, माइनस साइन ये टी आई ओमेगा एन स्क्वायर जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिनोमिनेटर वाला हमने कंसिडर किया 2 ओमेगा एन। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें यहाँ से एक ओमेगा एन कैंसिल, डिनोमिनेटर से एक ओमेगा एन कैंसिल। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर। और यहाँ से 2 हमें मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, ये ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, माइनस साइन टी आई ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद ये तो ओमेगा एन हट जाएगा, ये 2 और 2 उसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लिया। अभी अगर हम लोग देखें ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, माइनस साइन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, टी आई ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 2 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये पूरे टर्म को अगर हम लोग ओमेगा एन के साथ डिवाइड करते तो यहाँ पर हमने ओमेगा एन कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो 2 हमें जो दिखाई दे रहा है उसके साथ हम उसके डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा एन। तो यहाँ से एक ओमेगा एन हट जाएगा, यहाँ से एक ओमेगा एन हट जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन और डिनोमिनेटर में 2 आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मेन पॉइंट नोट डाउन करना है जो कि हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन और डिनोमिनेटर में 2 हमें मिल जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन और डिनोमिनेटर में 2 और ये टी आई ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन अपॉन 2 इसके नेगेटिव होने के चांसेस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन डिनोमिनेटर में 2 ये पूरा ग्रेटर होगा 0 के कंपैरिजन में। यहाँ ये ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन और डिनोमिनेटर में 2 यहाँ से हम लोग 3 कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं और वो कंडीशन के हिसाब से आगे के प्रोसेस को हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखें मान लेते हैं सबसे पहला ये जो ओमेगा एन हमें जो मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो मान लेते हैं ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन डिनोमिनेटर में 2 ये ग्रेटर है 0 के कंपैरिजन में। यहाँ से हम लोग पहली कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ओमेगा एन है वो ग्रेटर है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में। जो ओमेगा एन है वो ग्रेटर है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में। तो अगर ओमेगा एन अगर ग्रेटर होता है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में तो उस केस में जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। दूसरी कंडीशन जो ओमेगा एन है वो लेजर है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में तो सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। तीसरी कंडीशन ओमेगा एन बराबर में टी आई अपॉन 2 के तो उस केस में सिस्टम मार्जिनल स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर हमने 3 केसेस हमने कंसिडर करे। अगर ओमेगा एन ग्रेटर होता है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में सिस्टम स्टेबल है, ओमेगा एन लेजर होता है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में सिस्टम अनस्टेबल है, ओमेगा एन बराबर में होता है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में तो उस केस में सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अनस्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो ओमेगा एन है वो लेजर है टी आई अपॉन 2 के कंपैरिजन में। तो अनस्टेबिलिटी के लिए जो कंडीशन है दिस द कंडीशन फॉर अनस्टेबिलिटी ओमेगा एन लेजर देन टी आई अपॉन 2। इसके आगे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 को ओमेगा एन के साथ कंसिडर कर ले तो हमें मिल जाएगा 2 ओमेगा एन लेजर देन टी आई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर बाय अ मैक्सिमम वैल्यू देन सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। अगर हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए और एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। आफ्टर अ पर्टिकुलर रेंज ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग हैंस सिस्टम विल डिविएट टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो इंटीग्रल कंट्रोलर है ये इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए
तो जैसे कि हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में डिस्कस किया था, सेम यहाँ पर भी इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर जाए, नोट डाउन कर लो, अगर हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होंगे वो इंक्रीज़ करते जाएंगे और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। इंटीग्रल कंट्रोलर के अगर हम लोग कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ करते जाए तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होंगे वो इंक्रीज़ करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो ऑसिलेशन होगा वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ तो बहुत हद तक क्लियर है कि इंटीग्रल कंट्रोलर में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। अगर इंटीग्रल कंट्रोलर के अगर हम लोग कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ करें तो अगर हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उस केस में एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर क्या है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग कंसिडर करें टाइम कांस्टेंट का क्या होगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि है के टाइम, के डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस थ्री। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें ओरिजिन पोल मिल रहा है -1 पर पोल मिला, -2 पर पोल मिला, -3 पर पोल मिला। तो -1 पर पोल, -2 पर पोल, -3 पर पोल, -4 पर पोल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने इंटीग्रल कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया है जो कि के टाइम्स एस के अपॉन एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस थ्री, इंटीग्रल कंट्रोलर का ये हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ओरिजिन पोल मिल रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल कंट्रोलर के केस में हमें क्या मिला, हमें ओरिजिन पोल मिल रहा था, हमें ओरिजिन पोल मिल रहा है। तो हमें क्या मिला, हमें ओरिजिन पोल मिला कुछ इस तरीके से। हमने डिस्कस किया है अगर पोल कोई अगर पहला वाला पोल इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में पहला वाला जो पोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल या फिर बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट पोल। वो पोल और इमेजिनरी एक्सिस के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो ए होता है। वो गैप को हम लोग शो करते हैं ए से, और जैसे कि हमने डिस्कस किया जब के की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो ए होता है वो इंक्रीज़ करते जाता है। तो यहाँ पर जो ए है वो ना के बराबर में, यहाँ पर ए बहुत ज़्यादा है, ए की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है थोड़ी कम है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए की जो वैल्यू है वो है 0। यहाँ पर ये जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इंटीग्रल कंट्रोलर के केस में जो पोल है वो हमें ओरिजिन पर मिल रहा है, पोल हमें ओरिजिन पर मिल रहा है। इसका मतलब जो ए है वो 0 के बराबर में। हमें पता है जो टाइम कांस्टेंट होता है बराबर में होता है 1/a के। ए अगर इंक्रीज़ करता है तो टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ करता है, ए डिक्रीज़ करता है तो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज़ करता है। तो जो ए है वो है 0, तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो जो टाइम कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट है। टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट है, इसका मतलब सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो बहुत स्लो होगा, वो बहुत स्लो होने वाला है सिस्टम का रिस्पांस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट है। टाइम कांस्टेंट इज़ वेरी हाई, हेंस द रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम विल बी वेरी स्लो। सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो वेरी स्लो होगा, हेंस ट्रांसिएंट रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम इज़ नॉट इम्प्रूविंग। तो जो सिस्टम का जो ट्रांसिएंट रिस्पांस है वो क्या हो रहा है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो इंटीग्रल कंट्रोलर के वजह से होता क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर हमने सिस्टम में लगा दिया तो इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करेगा, जो ऑसिलेशन होगी उसको तो इंक्रीज़ करेगा, और दूसरा क्या है, जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो भी बहुत स्लो होगा। तो ट्रांसिएंट रिस्पांस इंप्रूव नहीं करने वाला है इंटीग्रल कंट्रोलर लगाने पर। तो इंटीग्रल कंट्रोलर के अगर हम लोग फीचर के बारे में बात करें तो इंटीग्रल कंट्रोलर इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इंप्रूव करता है। इंटीग्रल कंट्रोलर इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम बाय डिक्रीजिंग द स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर को डिक्रीज करके जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर इंक्रीजेस ऑसिलेशन इन द सिस्टम। इंटीग्रल कंट्रोलर सिस्टम में ऑसिलेशन को इंक्रीज करता है, सिस्टम के जो ऑसिलेशंस है उसको इंक्रीज करता है। इफ़ वी इंक्रीज इट्स कोएफिशिएंट, अगर हम लोग इंटीग्रल कंट्रोलर के कोएफिशिएंट को इंक्रीज करें तो ड्यू टू विच द ट्रांसिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम डज नॉट इम्प्रूव, जिसके वजह से सिस्टम का जो ट्रांसिएंट रिस्पांस होता है वो इम्प्रूव नहीं होता। इंटीग्रल कंट्रोलर मेक टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम वेरी हाई। जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है उसके वजह से सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू विच द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम विल बी वेरी स्लो, जिसके वजह से सिस्टम का जो रिस्पांस होगा बहुत स्लो होगा। हैंस देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसिएंट रिस्पांस। ट्रांसिएंट रिस्पांस में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप ये इंटीग्रल कंट्रोलर को प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से कंपेयर कर सकते हो।
इंटीग्रल कंट्रोलर क्या कर रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को तो वर्स्ट करते ही जा रहा है, मगर जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है उसको क्या कर रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है। इंटीग्रल कंट्रोलर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, स्टेडी स्टेट एरर को डिक्रीज करके। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। तो यहाँ पर हमने रूट लोकस कंसिडर किया इंटीग्रल कंट्रोलर का, रूट लोकस ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर। तो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल कंट्रोलर के रूट लोकस में हमें एक ओरिजिन पोल मिलता है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन पोल, एक पोल यहाँ पर, एक पोल हमें यहाँ पर मिला। सिमिलरली अगर हम लोग रूट लोकस कंसिडर करें प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का, तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का रूट लोकस हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इमेजिनरी एक्सिस हमने कंसिडर किया, ये रियल एक्सिस, ओरिजिन पोल, एक पोल यहाँ पर मिलेगा, एक पोल यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक पोल हमें मिलेगा। 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी हमें, कि यहाँ पर एसिम्प्टोटिक लाइन मिली, दूसरी एसिम्प्टोटिक लाइन यहाँ पर मिली, तीसरी एसिम्प्टोटिक लाइन हमें यहाँ पर मिली। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेंट्रॉइड, और यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल गया ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रूट लोकस फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर हमने ये जो रूट लोकस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर एक पोल कंसिडर किया, और ये वाला ओरिजिन पोल, ये वाला जो पोल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये जो ओरिजिन पोल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में कौन कौन सा कंट्रोलर होगा, एक इंटीग्रल कंट्रोलर होगा और एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जब के की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में होगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो पोल है, ये वाला जो पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और ये वाला जो पोल है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो जिसके वजह से होगा क्या, जो ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेंगी। हमें पता है जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है 1/a, तो जो ए की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करेगी, ए की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी, जिसके वजह से जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा, और जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, वो होगा फास्ट, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो फास्ट होगा। के की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आके दोनों जो पोल होंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे, और उस केस में सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस होगा। के की वैल्यू को हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक जो पोल है वो यहाँ पर चले जाएगा और दूसरा जो पोल है वो यहाँ पर चले जाएगा। अगेन जो ए की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेंगे, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज़ करेगा, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा, और इनफैक्ट सिस्टम में हमें ऑसिलेशंस भी मिलेंगे, और सिस्टम अनस्टेबल भी होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के बीच का जो गैप होगा वो इंक्रीज़ करेगा क्रिटिकली डैम्प कंडीशन के बाद, क्रिटिकली डैम्प कंडीशन के बाद, क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस के बाद एक जो पोल होगा वो यहाँ पर चले जाएगा और एक जो पोल होगा वो यहाँ पर चले जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के बीच का जो गैप होगा वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जो पोल होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, ऑसिलेशंस इंक्रीज़ करते जाएंगे, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद दोनों जो पोल होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में हो क्या रहा है, इनिशियली सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो फास्ट होगा, फिर उसके बाद सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा। जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो के की जो वैल्यू को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो उस केस में सिस्टम का जो रिस्पांस होगा इनिशियली वो फास्ट होगा, क्विक होगा। फिर हम लोग इंक्रीज़ करते गए के की वैल्यू, तो उस केस में अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे, इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, तो उस केस में सिस्टम का जो रिस्पांस होगा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो स्लो हो जाएगा। और अगर हम लोग उसके बाद भी के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उस केस में ऑसिलेशंस इंक्रीज़ करेंगे और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करें, तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का, वो होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के टाइम्स एस प्लस टी आई ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर एस प्लस 2 है ओमेगा एन। यहाँ से के वी डिफाइन करें तो के वी हमें मिल जाएगा इन्फाइनाइट। तो स्टेडी स्टेट एरर होता है 1/के वी की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट हमें मिल जाएगा 0। तो स्टेडी स्टेट एरर हमें कितना मिला, हमें मिल गया 0। तो स्टेडी स्टेट एरर 0 मिल गया, इसका मतलब क्या कि जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, वो इंप्रूव कर जाएगा। स्टेडी स्टेट एरर रिमेन 0 आफ्टर एडिंग प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर इन दिस सिस्टम। जो स्टेडी स्टेट एरर है वो पूरी तरीके से 0 हो गया पीआई कंट्रोलर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर सिस्टम में लगाने की वजह से, जिसके वजह से जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा। तो पीआई कंट्रोलर के अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर लगाने की वजह से होता क्या है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर विल मेक सिस्टम मोर अनस्टेबल। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के वजह से जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा देन इंटीग्रल कंट्रोलर के कंपैरिजन में। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर अगर हम लोग सिस्टम में लगा रहे तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा इन कंपैरिजन विद द इंटीग्रल कंट्रोलर।
ड्यू टू इंक्रीज इन दी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होने की वजह से, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। हैंस देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा उसमें किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो बिगड़ते जाएगा। मैक्सिमम पीक ओवरशूट विल ऑल्सो इंक्रीज मोर इन पीआई कंट्रोलर, जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगी पीआई कंट्रोलर में इन कंपैरिजन विद इंटीग्रल कंट्रोलर। हैंस जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो इम्प्रूव नहीं करेगा। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द स्टेडी स्टेट एरर। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसको तो पूरा वर्स्ट कर देता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ख़राब कर देता है, मगर जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर लेता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो हो जाता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में। सिमिलरली नेक्स्ट जो कंट्रोलर है वो है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। सिस्टम में हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी लगा देंगे, डेरिवेटिव कंट्रोलर भी लगा देंगे, इंटीग्रल कंट्रोलर भी लगा देंगे, जिसके वजह से हमें कौन सा कंट्रोलर मिल जाएगा? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के वजह से क्या होगा? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के वजह से स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूव होगा, मगर ट्रांजिएंट रिस्पांस में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। डेरिवेटिव कंट्रोलर के वजह से होगा क्या? ट्रांजिएंट रिस्पांस में इंप्रूवमेंट होगा, मगर जो स्टेडी स्टेट एरर है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट इन स्टेडी स्टेट रिस्पांस। डेरिवेटिव कंट्रोलर के वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करेगा, मगर जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो इंप्रूव नहीं करेगा। ये इंटीग्रल कंट्रोलर के वजह से क्या होगा? जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो इंप्रूव करेगा, मगर जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो इंप्रूव नहीं करेगा। पीआईडी कंट्रोलर कैन इंप्रूव स्टेडी स्टेट रिस्पांस एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस साइमल्टेनियसली। तो जो पीआईडी कंट्रोलर है वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है उसको साइमल्टेनियसली इंप्रूव कर सकता है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर और यहाँ पर ये इंटीग्रल कंट्रोलर। तो ये जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर ये ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी इम्प्रूव करता है और जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको भी इम्प्रूव करता है।